उसने कभी बब्बर शेर की तरह गरज कर कहा था कि आई ईट पॉलिटिशियंस इन द ब्रेकफास्ट, कि मैं नाश्ते में राजनेताओं को खा जाता हूं। वो कोई एक राजनेता नहीं था खुद, ना ही वो कोई जज था, ना ही वो सैनिक था। वो एक ब्यूरोक्रेट था जिसके पास एक कलम थी, संविधान था और हिम्मत के अलावा कुछ नहीं था। जब उसने 1990 के दौर में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला तो उस समय चुनाव अराजक थे। बूथ कैप्चरिंग, पैसा, शक्ति, मसल पावर, शराब बांटना, फर्जी वोटर लिस्ट, लोकतंत्र दिन दहाड़े लहूलुहान था। फिर आया एक आदमी, टी एन शेषन, तिरुनेल्ले नारायण अय्यर शेषन, या जैसा भारत उसे याद करता है टी एन शेषन के नाम से, इलेक्शन कमीशन का बब्बर शेर। उसने सिर्फ कानून लागू नहीं किया, उसने उसे पुनर्भाषित भी किया। उसने एक कम ज्ञात संवैधानिक अनुच्छेद जो 324 है, जिसके बारे में जानकारी ज्यादा नहीं थी, उसे उठाया और उसे किसी भी राजनीतिक हथियार से तेज तलवार बना दिया कानून की। और भारत में लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार राजनीतिक वर्ग एक ब्यूरोक्रेट से थर थर डरता था, थर थर कांपता था। अब बात करते हैं शेषन से पहले के अराजक दौर की। उसकी पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। उसके क्रांतिकारी बदलाव को समझने के लिए हमें 1990 से पहले की जो कानून विहीन चुनाव संस्कृति थी उसको समझना बहुत जरूरी था। उस समय जो होते थे चुनावों का मतलब क्या था? चुनावों का मतलब था बूथ कैप्चरिंग, स्थानीय गुंडों के द्वारा बूथ कैप्चरिंग, फर्जी वोटर आईडी और धांधली वाले बैलेट पेपर, सरकारी मशीनरी का खुलेआम दुरुपयोग, नकद और शराब में बहते करोड़ों का काला धन और पुलिस और अफसरों का सत्ताधारी पार्टियों से आदेश लेना। भारत निर्वाचन आयोग यानी के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक औपचारिक, दांत और नाखून रहित, टूथलेस और ना ही जिसके पास नाखून थे, चुप और एक अनदेखा संस्थान उस समय भारतीय चुनाव आयोग को 1990 से पहले माना जाता था। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था तो, मगर उसे मजाक बनाया जाता था। राजनेता बेहिचक उसे तोड़ते रहते थे। और फिर आया एक आदमी जिसने कहा कि अब बहुत हो गया। 1990 में टी एन शेषन भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने। किसी ने ज्यादा उनसे उम्मीद नहीं की थी, पर कुछ ही महीनों में भारत ने महसूस किया कि खेल के नियम हमेशा के लिए बदलने वाले थे। अब बात करते हैं कानून की, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 की, जिसका टी एन शेषन ने बहुत पुख्ता इस्तेमाल किया। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 है, वो ये कहता है कि संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव की सुप्रिंटेंडेंस, निर्देशन और नियंत्रण जो है भारतीय निर्वाचन आयोग में निहित होगा। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो पार्लियामेंट के चुनाव हैं, राज्य विधानमंडलों के चुनाव हैं या राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव हैं, उनको कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी या उनको डायरेक्ट करने की जिम्मेवारी, उनके सुप्रिंटेंडेंस की जिम्मेवारी किसके ऊपर होगी? भारत के चुनाव आयोग के ऊपर होगी, ऐसा अनुच्छेद 324 कहता है। सरल शब्द है मगर ये बहुत ही प्रभावशाली प्रावधान है। इसने निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का अधिकार दिया था, पर सेशन से पहले किसी ने इसे सच में जीकर नहीं दिखाया था। सेशन ने अनुच्छेद 324 को संवैधानिक हथियार की तरह पढ़ा, न कि सजावट की धारा की तरह। उन्होंने मशहूर तौर पर एक टिप्पणी की थी, याद रखिएगा उनकी मशहूर टिप्पणी कि आर्टिकल 324 गिव्स मी ऑल द पावर्स आई नीड, आई डोंट नीड एनीवन्स परमिशन टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मतलब कि अनुच्छेद 324 मुझे वो सारी शक्ति देता है जिसकी मुझे जरूरत है निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए। मुझे किसी और से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। और इस एक व्याख्या ने
भारत के राजनीतिक इतिहास को ही बदल दिया। अब बात करते हैं शेषन के कानूनी सुधारों के बारे में। टीएन शेषन ने भारत की चुनावी प्रणाली के अंदर प्रक्रिया का जो कानूनी और प्रशासनिक शुद्धिकरण है वो शुरू किया था। एक एक करके बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहले जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है, उसको लोहे के हाथों से परिवर्तित किया, उसको बहुत सुदृढ़ किया और कठोर किया। नियम तोड़ने वाले अभियानों को उन्होंने रोका और निलंबित किया। जिस भी पॉलिटिकल रैली में, जिस भी पॉलिटिकल कैंपेन के अंदर एमसीसी टूटता था, वहां पर पूर्णतः निलंबन जो टीएन शेषन साहब थे उन्होंने लगाया। और राजनीतिक तरीके से काम करने वाले अफसरों का भी उन्होंने तबादला किया। समय सीमा के बाद की गई जो रैलियां हैं उनको बैन किया गया और गड़बड़ी पर चुनाव तक रद्द उन्होंने किए। और उसके साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण बदलाव वो लेके आए थे वोटर आईडी का। आज जो आप वोटर आईडी आपके पास है वो इसी इंसान की देन है। देश में पहली बार वोटर आईडी इंट्रोड्यूस करने वाले जो इंसान थे वो थे टीएन शेषन। एक इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज जो आपकी आवाज बन गया, आपकी पहचान बन गया, आपके मताधिकार का एक सबूत बन गया। हर वोटर को विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान किया गया वोटर आईडी कार्ड के रूप में। अकेले इस कदम से जो प्रतिरूपण है यानी कि इम्पर्सोनेशन है, फर्जी वोट डालने की जो धांधली है, उस पर बहुत तगड़ा प्रभाव हुआ और फर्जी वोट कम होने लगे। और तीसरा जो उनका बदलाव था वो ये था कि चुनावी व्यय की सख्त निगरानी। खर्च की सीमा उन्होंने लागू कराई चुनावों के दौरान और प्रतिदिन के जो हिसाब किताब है उसको अनिवार्य किया गया। और अधिक खर्च पकड़ में आने पर योग्यता को रद्द कर दिया गया और जो उम्मीदवार है उसको अयोग्य तक करार कर दिया जाता था। और चौथा, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर भी उन्होंने चुनावों के दौरान पूर्णतः रोक लगाई। मंत्रियों को अभियान के दौरान सरकारी गाड़ियां, रेस्ट हाउस और सार्वजनिक निधि का उपयोग करने से रोका गया। और पांचवा जो बदलाव था वो ये था कि जो मसल पावर है और बूथ कैप्चरिंग पर है उस पर भी उन्होंने तगड़ी लगाम लगाई थी अपने समय में। संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाती थी, जैसे सीआरपीएफ होगा, सीआईएसएफ हो गया। और हिंसा की शिकायत पर चुनाव काउंटरमैंड यानी कि रद्द तक कर दिए जाते थे। और छठा सुधार की बात करें तो मीडिया में भी अनुशासन लाने का काम टीएन शेषन ने किया। निष्पक्ष कवरेज पर जोर दिया गया और संवेदनशील अवधि में पेड पॉलिटिकल विज्ञापन पर उन्होंने रोक लगाई। संक्षेप में देखा जाए तो टीएन शेषन ने चुनावों को कानून का विषय बना दिया, कुव्यवस्था का नहीं। अब बात करते हैं शेषम बनाम राजनीतिक तबके की। पर शक्तियों को तो चुनौती मिली ही, उनकी शक्ति से राजनीतिक वर्ग को बहुत धक्का लगा। और जो जनरली होता भी है, जब कोई संवैधानिक संस्था सही से अपनी पावर को लागू करने लग जाए तो राजनीतिक तबका है, सत्ता हिलने लगती है। और उस समय भी वही हुआ। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, क्षेत्रीय दिग्गज हो, सब एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ, उनके खिलाफ एकजुट हो गए थे उस समय पर। उन्हें तानाशाह, अहंकारी, पब्लिसिटी सीकर कहा गया। पर शेषन जो है उस समय नहीं डिगे। उन्होंने कहा कि इफ एनफोर्सिंग द लॉ इज एरोगेंस, आई एम एरोगेंट। इफ डिमांडिंग डिसिप्लिन इज डिक्टेटरशिप, आई प्लीड गिल्टी। मतलब उनका कहना था कि अगर कानून लागू करना अहंकार है तो मैं अहंकारी हूं, और अगर अनुशासन मांगना तानाशाही है तो मैं दोषी हूं। एक समय तो 70 से अधिक सांसदों ने उनके हटाए जाने की मांग पर भी हस्ताक्षर कर दिए थे। पर जनमत उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ था। जनता ने उन्हें उस व्यक्ति के रूप में देखा जिसने लोकतंत्र की गरिमा लौटा दी। इसी जन समर्थन ने उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध से भी बचा लिया। उन्होंने निर्वाचन आयोग को वही बना दिया जो वो होना चाहिए, लोकतंत्र का संरक्षक और सत्ता का सेवक नहीं।
मुझे आज भी उनकी एक इंटरव्यू के दौरान दी गई जो बात है वो याद है। इंटरव्यू देख रहा था तब बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूं, जो उस समय जब वो निर्वाचन अधिकारी थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे भारत के, उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा था कि मैं भारत सरकार का मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं हूं, मैं भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं भारत सरकार का चुनाव आयुक्त नहीं हूं, मैं भारत का चुनाव आयुक्त हूं। बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी भारत के चुनाव आयोग के द्वारा, उस समय टीएन शेषन के द्वारा। उनका जो एक ऐतिहासिक मुकदमा था उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, आपको मैंने अभी बताया एक बात इंपॉर्टेंट कि जब भी कोई संवैधानिक संस्था सही से कानून को लागू करने लग जाए और वो उस कानून के इंप्लीमेंट होने से अगर नेताओं की सत्ता हिलने लगे तो सबसे पहले नेता क्या करते हैं, और ऐसा काम अगर वो संस्था या कोई ब्यूरोक्रेट हो तो सबसे पहले क्या करेंगे नेता लोग, उस दूसरी संस्था के या फिर उस ब्यूरोक्रेट के पर काटने लग जाते हैं, पर कतरने लग जाते हैं। और ऐसा ही टीएन शेषन के साथ भी उस दौरान हुआ और उसी चीज के अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचे थे। उस केस का नाम है टीएन शेषन बनाम भारत संघ। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण केस है ये, 1995 का सुप्रीम कोर्ट केस है ये। इस केस में क्या हुआ कि जब चुनाव के दौरान या जब वो अपने कार्यकाल में थे तो उस समय तनाव बढ़ रहा था, राजनेता परेशान हो गए थे कि इतनी सख्ती वाला चुनाव अधिकारी आया है, नाक में दम कर दिया है। शेषन उस समय अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए पहुंचे, कहां, सुप्रीम कोर्ट। 1993 में सरकार ने 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त नियुक्त करने का फैसला लिया और नियुक्त कर दिया पार्लियामेंट में लॉ बनाकर, मानो उनकी शक्ति को डाइल्यूट करने का प्रयास किया गया हो। शेषन ने इसे टीएन शेषन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के रूप में केस में चुनौती दी और यह तर्क देकर कि सरकार ईसीआई की स्वतंत्रता को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस केस के अंदर एक संतुलित फैसला दिया। अदालत ने बहु सदस्य आयोग की जो सरकार की शक्ति है उसको बरकरार रखा कि हां भाई, सरकार के पास पावर है, वो भारत के निर्वाचन आयोग के अंदर एक से ज्यादा चुनाव आयुक्त रख सकती है, इलेक्शन कमिश्नर रख सकती है। पर साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात की कि जो अनुच्छेद 324 है उसके तहत निर्वाचन आयोग की जो संवैधानिक स्वतंत्रता है को वो रहनी चाहिए, वो बरकरार रहनी चाहिए, उसको फिर से पुष्ट किया। अदालत ने इस केस के अंदर कहा कि इलेक्शन कमीशन इज इंटेंडेड टू बी इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस। इसका मतलब यह है कि निर्वाचन आयोग का आशय स्वतंत्र रहना और राजनीतिक और कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त रहना है। शेषन कुछ नियंत्रण भले ही हार गए हों, पर उन्होंने जो एक बड़ा संवैधानिक सिद्धांत था वो जीत लिया था, और वो था कि चुनाव आयोग सरकार के अधीन नहीं है। अब बात करते हैं शेषन के प्रभाव की और उनकी कानूनी विरासत को। टीएन शेषन ने सिर्फ नियम ही नहीं बदले, उन्होंने माइंडसेट को भी बदल दिया था। उनके बाद कोई राजनेता चुनाव को अपना निजी मैदान नहीं समझ सका। आचार संहिता एक पवित्र दस्तावेज बन गई। चुनावी अफसरों ने निर्भीक होकर काम करना शुरू कर दिया और जनता को चुनाव एक ज्यादा स्वच्छ प्रक्रिया लगने लगी। उनके काम के लिए शेषन को रेमन मागसे से अवार्ड 1996 मिला, जो एशिया का सर्वोच्च सम्मान है। सेवानिवृत्ति के बाद भी उनका प्रभाव बना रहा। बाद के हर सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चाहे वो जेएम लिंगतो हो या फिर एसवाई कुरैशी हो, राजनीतिक दबाव के सामने खड़े होते समय शेषन के उदाहरण का हवाला देते रहे। उनका नाम ही अपने आप में एक क्रिया बन गया, एक प्रोसेस बन गया। जब कोई अफसर निडर होकर काम करता था तो लोग कहते थे ये तो टीएन शेषन जैसा काम कर रहा है। ये है एक लीजेंड की पहचान। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अब आप एक ईमानदारी से मुझे बात बताइएगा, क्या आज के भारत को एक और टीएन शेषन की जरूरत है
या वे उस समय की उपज थे जब एक व्यक्ति पूरे सिस्टम को चुनौती दे सकता है? नीचे करके अपनी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ कानून से नहीं, कानून लागू करने का साहस रखने वालों में भी जीवित रहता है। अब बात करते हैं, क्या हमें अब कभी टीएन सेशन जैसा मुख्य चुनाव आयुक्त देखने को मिलेगा? कानूनी तौर पर बात करूं तो हां, क्योंकि अनुच्छेद 324 तो आज भी है। निर्वाचन आयोग के पास वही शक्तियां हैं, पर व्यवहार में बात उलझी हुई है। कैसे? जो आज निर्वाचन आयोग है, जहां पर एक से ज्यादा इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, वो अक्सर सामूहिक निर्णयों और सरकारी प्रक्रियाओं से बंधे हुए रहते हैं। उन्हें यूनानिमस डिसीजन लेने होते हैं, कलेक्टिव डिसीजन लेने होते हैं। कंट्रोल कर रही है। यद्यपि अनूप बरनवाल का केस याद होगा आपको, मैंने उसके बारे में पहले भी आपको बताया था कि सीईसी अपॉइंटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी, अपॉइंटमेंट कमेटी, सिलेक्शन कमेटी सजेस्ट की थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा होंगे और साथ में सीजीआई होंगे। हालांकि फिर इस केस के बाद 2023 में ही सरकार ने कानून पारित किया और कानून करके जो सिलेक्शन कमेटी बनाई गई, उसके अंदर कौन? प्राइम मिनिस्टर, साथ में कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन साथ में। मतलब ये 3 सदस्य कमेटी, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा है और उसके साथ साथ और कौन? एक कैबिनेट मिनिस्टर है, जिनको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। मतलब सीजीआई की जगह एक और कैबिनेट मिनिस्टर जोड़ लिए गए। इसका मतलब क्या हुआ? सरकार का जो ओपिनियन है, सरकार की बात का जो वजन होगा सीईसी की अपॉइंटमेंट में, वो ज्यादा हो गया। कार्यपालिका का जो अहमियत है वो ज्यादा हो गई। लेकिन सेशन की जो टीएन सेशन की जो नैतिक प्राधिकरण था, कानून की निर्भीक व्याख्या, वही कमतर दिखती भी है। उन्होंने कहा था कि पावर डज नॉट करप्ट, फियर ऑफ लूजिंग पावर। शक्ति भ्रष्ट नहीं करती है, भय भ्रष्ट करता है, सत्ता खोने का भय। और आज उसी निर्भीकता की जरूरत है, आज उसी करेज की जरूरत है। यदि कोई भविष्य का जो सीईसी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, अगर वो टीएन सेशन जैसी निष्ठा, साहस और अनुच्छेद 324 के प्रति श्रद्धा रखे, तो हां, भारत में फिर से एक और सेशन हो सकता है, टीएन सेशन हो सकता है। अब बात करते हैं उस बब्बर शेर के मानवीय चेहरे की भी। उस लोहे जैसे व्यक्तित्व के पीछे एक गहरा सिद्धांतवादी व्यक्ति भी था। 1932 में केरल के पलक्कड़ में जन्मे टीएन सेशन असाधारण व्यक्ति थे। हर परीक्षा में वो अव्वल रहे। 1955 में आईएएस अधिकारी बने और अद्वितीय ईमानदारी के साथ सेवाएं दी। जीवन अत्यंत सादा, शाकाहारी, अनुशासित और आध्यात्मिक। उन्होंने कभी कोई उपहार स्वीकार नहीं किया और राजनेताओं को वो साफ कहते थे कि द ओनली गिफ्ट आई एक्सेप्ट इज द वन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज माई ड्यूटी। कि मैं सिर्फ एक उपहार स्वीकार करता हूं, वो भी भारत के संविधान से, और वो क्या है? मेरा कर्तव्य मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में। उनकी शक्ति जो है वो स्पष्ट थी। एक बार जब एक मुख्यमंत्री ने प्रभाव डालने की उन पर कोशिश की, तो उन्होंने बस इतना कहा था, सर, यू मे बी द सीएम ऑफ योर स्टेट, बट आई एम द गार्जियन ऑफ द इलेक्शन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज माई ओनली बोस। कि उन्होंने क्या कहा, मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूं कि जनाब, आप अपने राज्य के सीएम होंगे, पर मैं चुनाव का संरक्षक हूं और मेरा एकमात्र बॉस है भारत का संविधान। ऐसा साहस आज की नौकरशाही में दुर्लभ ही मिलता है। आप बताइए मुझे, आपको ये अभी तक का सेशन कैसा लग रहा है? अब बात करते हैं सेशन की कानूनी और नैतिक विरासत की। टीएन सेशन ने भारत को याद दिलाया कि कानून परिवर्तन के बिना निष्प्राण है। मतलब लॉ इंप्लीमेंटेशन के बिना पूरा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। उन्होंने साबित किया कि अनुच्छेद 324 प्रतीकात्मक नहीं है, सिंबॉलिक नहीं है, वो एक जीवंत शक्ति है जिसका उद्देश्य लोकतंत्र की पवित्रता सुनिश्चित करना है। उनके कार्यकाल में 3 कानूनी सिद्धांत पुनर्भाषित किए गए। पहला, संवैधानिक शक्तियों के तहत प्रशासनिक जवाबदेही होनी चाहिए। दूसरा, कार्यपालिका के हस्तक्षेप के विरुद्ध संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्ता होनी चाहिए। और तीसरा, शासन की नींव के रूप में सार्वजनिक विश्वास होना चाहिए। ये
परिपूर्ण नहीं थे, कभी कठोर, कभी अति उत्साही, पर उनका इरादा हमेशा निर्मल था, मुक्त और निष्पक्ष चुनावों की रक्षा करना, जो लोकतंत्र का रक्त संचार है, ब्लड फ्लो है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है और अंतिम निष्कर्ष में पहुंचते हैं, तो समेटते हुए अब आप अपने आप से एक सवाल पूछिए। अगर एक व्यक्ति ने संविधान के एक अनुच्छेद के बल पर भ्रष्ट चुनावी व्यवस्था को साफ कर दिया, तो जागरूक नागरिकों का एक राष्ट्र क्या नहीं कर सकता? क्या हमें एक और टीएन सेशन चाहिए या लाखों सेशन टीएन सेशन सोचने वाले नागरिक चाहिए? नीचे कमेंट करके मुझे आप बताइएगा, क्योंकि लोकतंत्र पर इस बातचीत का आप एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाइएगा, हाइप का बटन दबाइएगा, कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिएगा और बताइएगा कि आपने टीएन सेशन की बायोग्राफी से क्या सीखा। और उम्मीद रखते हैं कि कभी भारत को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में टीएन सेशन जैसा कभी बब्बर शेर फिर से मिलेगा। इसी के साथ हमारा जो आज का सेशन है वो पूरा होता है। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।